रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के बढ़ते सैन्य सामर्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA के लिए फ्रांस के साथ इंजन निर्माण की बड़ी डील करने जा रहा है। खास बात यह है कि यह इंजन भारत में ही बनाए जाएंगे। यह समझौता फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी सैफ्रान के साथ हुआ है, जो पहले से ही भारत में हेलीकॉप्टर इंजनों का निर्माण कर रही है। भारत के डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE के साथ यह परियोजना लगभग $7 अरब की है। नई इंजन तकनीक AMCA की दूसरी वेरिएंट के लिए बनाई जाएगी, जिसमें 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट देने की क्षमता होगी। AMCA को 2036 के आसपास इंडक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। यह इंजन स्टील्थ तकनीक, अधिक थ्रस्ट और ईंधन क्षमता के लिहाज से बहुत उन्नत होगा। राजनाथ सिंह ने इस परियोजना को भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इससे देश के रक्षा उद्योग को नई तकनीक विकसित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। AMCA के पहले प्रोटोटाइप में फिलहाल अमेरिकी GE 414 इंजन लगेंगे, लेकिन फ्रांस के साथ यह साझेदारी इंजन विकास और उत्पादन को भारत में ले आएगी। यह समझौता भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत हो रहा है, जिसमें दोनों देश रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लंबी अवधि तक सहयोग करेंगे। फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रान, हैम्बल और मुरवात जैसे प्रोजेक्ट में भी भारत के साथ मिलकर काम कर रही है। इस नए इंजन के निर्माण से भारत का रक्षा क्षेत्र तकनीकी रूप से और मजबूत होगा। यह परियोजना भारतीय वायुसेना को सुपर क्रूज के साथ साथ उच्च गति, बेहतर नियंत्रण और लंबी दूरी पर मिशन क्षमता प्रदान करेगी। इस डील से भारत के लिए एक नया युग शुरू होगा, जहां देश उन्नत लड़ाकू विमान के इंजनों का स्वदेशी निर्माण कर वैश्विक ताकत बन सकेंगे। यह थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा AMCA फाइटर जेट के लिए फ्रांस के साथ इंजन डील की पूरी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया। दिल्ली में लगातार कुत्तों के हमले बढ़ रहे थे, जिससे लोगों में डर था। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वे सभी आवारा कुत्तों को पकड़ें, उनका टीकाकरण करें और उनकी नसबंदी करें। इन कुत्तों को 8 सप्ताह के भीतर CCTV निगरानी वाले शेल्टर में रखा जाएगा। अदालत ने जांच के लिए समय समय पर रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कुत्तों का अंधाधुंध बढ़ना पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक है। यह आदेश पूरे भारत के लिए मिसाल बन गया है। अदालत ने प्रशासन को कुत्तों की सटीक संख्या का सर्वे करने को कहा। आवारा कुत्तों की वजह से कई जगह बच्चों और बुजुर्गों पर हमला बढ़ गया था। कोर्ट ने आगे कहा कि पशु प्रेमियों की देखरेख में ही यह प्रक्रिया चले। स्ट्रे डॉग के लिए अलग अलग शेल्टर चयनित किए गए हैं। यह फैसला नगर निगम और समाज दोनों की जिम्मेदारी तय करता है। NGO ने कहा कि कोर्ट के निर्देश मानवीय दृष्टिकोण के साथ लागू हों। दिसंबर तक पूरी दिल्ली में नीति लागू होनी है। लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि बिहार में अब वोटर लिस्ट में दावा करने के लिए आधार कार्ड मान्य होगा। इससे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जिनका नाम गलती से हट गया था। अब कोई भी योग्य नागरिक आधार के माध्यम से खुद को वोटर लिस्ट में जोड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने प्रक्रिया आसान कर दी है। ये आदेश राज्य के सभी जिलों में लागू किए जा रहे हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाया था। अदालत ने कहा अब कोई भी योग्य वोटर बाहर नहीं रहेगा। इससे लोकतंत्र की मजबूती होगी। बहुत समय से लोगों को नाम जोड़ने में दिक्कत आ रही थी। ये प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। चुनाव मूल्यों की रक्षा के लिए यह निर्णय ऐतिहासिक है। मतदाताओं में विश्वास मजबूत हुआ। बायोमेट्रिक डेटा का गलत इस्तेमाल रोकने का इंतजाम हो रहा है। मतदान में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। अब कोर्ट की निगरानी में वोटर लिस्ट बनेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने आज सुबह 7 बजे से ही अनिल अंबानी के मुंबई और दिल्ली के स्थित घरों समेत अन्य परिसरों पर छापेमारी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले की जांच के तहत की जा रही है। मामले में आरोप है कि अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कुछ कंपनियों ने बैंकों से लिए गए विशाल कर्ज का दुरुपयोग किया है और फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है। छापेमारी में फंड्स फ्लो, बैंक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अन्य अहम साक्ष्य बरामद करने के लिए व्यापक जांच चल रही है। इस मामले में पहले भी ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अनिल अंबानी से पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने कई घंटे तक सहयोग दिया। जांच में यह बात सामने आई है कि अनिल अंबानी की कंपनियों ने बैंकों से लिए गए लोन का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया और फंड्स को शेल कंपनियों के जरिए डाइवर्ट किया गया। CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम के परिसरों को भी रेड के दायरे में लिया है, जहां भी वित्तीय चालाकी और धोखाधड़ी के आरोप हैं। राज्य बैंक ऑफ इंडिया SBI,
एसबीआई सहित करीब 20 बैंक इस कर्ज राशि में शामिल हैं और ये बैंक इस घोटाले से लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान झेल रहे हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें बैंक अधिकारियों को भी रिश्वत देने के आरोप हैं ताकि लोन की मंजूरी में गड़बड़ी की जा सके। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में फंड्स की बहुपरत चाल, धोखाधड़ी और खाते की हेरफेर शामिल है। सरकार ने जुलाई 2025 में इस मामले को सार्वजनिक किया था, जिससे बैंक और वित्तीय संस्थान सतर्क हो गए। सीबीआई और एजेंसियां मिलकर फॉरेंसिक ऑडिट और लंबी जांच कर रही हैं ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। अनिल अंबानी पर यह मामला उनकी वित्तीय प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहा है। यह कार्रवाई देश के बड़े आर्थिक अपराधों के खिलाफ सख्ती का संदेश मानी जा रही है और जांच आगे बढ़ने की संभावना है। अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया जारी है और आवश्यकता अनुसार आगे भी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस पूरे मामले से देश के कॉरपोरेट और बैंकिंग जगत में भारी हलचल मची हुई है और आम जनता भी इस जांच पर ध्यान रखे हुए है। धर्मस्थला में मास बरियल यानी सामूहिक दफनाने के मामले में आज एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। इस मामले में शिकायत दर्ज कराने वाले मुखिया शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी कर ली गई है। जांच अधिकारियों का कहना है कि इस शिकायतकर्ता के दावे फर्जी और झूठे पाए गए हैं। जांच में पाया गया है कि उनकी सारी बातें फर्जी और आधारहीन थी। जांच टीम ने उनके बयान और दस्तावेजों में कई विसंगतियां पाई। वहीं आरोपी पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर गलत बयानबाजी की और झूठे सबूत पेश किए। आरोपी को अब अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने कहा, उन्होंने अब तक 17 जगहों पर खुदाई की है, जिसमें से केवल 2 स्थानों से मानव अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर जब खुदाई की गई तो कोई सबूत नहीं मिला। धर्मस्थल की एक महिला सुजाता भट्ट, जिन्होंने पहले दावा किया था उनकी बेटी 2003 में लापता हो गई थी, उन्होंने बाद में अपना बयान वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि उन पर दबाव था कि वे ऐसा बयान दे। धर्मस्थल मामला राजनीतिक रूप से भी गर्मा गया था, जहां भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह मंदिर शहर को बदनाम कर रही है, जबकि कांग्रेस इसका राजनीतिक फायदा लेने का आरोप भाजपा पर लगा रही है। एसआईटी ने बताया कि जांच अभी जारी है और सभी पक्षों के बयान और साक्ष्यों की गहराई से जांच हो रही है। सरकार और जांच एजेंसियों पर दबाव है कि वे सच सामने लाएं। इस पूरे मामले में अब तक की घटनाएं और गिरफ्तारी ने धर्मस्थल मामले को एक नया मोड़ दे दिया है, जिसे देश भर में ध्यान से देखा जा रहा है। 23 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग यानी 23 अगस्त 2023 की याद में मनाया जाता है, जिसने भारत को दुनिया का पहला देश बनाया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा। इस साल नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिन 22 से 23 अगस्त तक चल रहे इस समारोह में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को प्रदर्शित किया। पीएसएलवी से लेकर गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा गर्व का विषय है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। यह भारत की अंतरिक्ष क्षमता का प्रतीक था, क्योंकि यह क्षेत्र कभी पहले नहीं खोजा गया था। इस उपलब्धि ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बनाया। 2025 का समारोह थोड़ा स्पेशल था, क्योंकि इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएस के मॉडल को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। इस समारोह में हजारों लोग, खासकर युवा और छात्र शामिल हुए। ओपन एआई, जो चैट जीपीटी का निर्माता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, उसने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोलने का आधिकारिक ऐलान किया है। यह कदम भारत में एआई तकनीक को और मजबूत करने और यहाँ के लोगों और कंपनियों के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने बताया कि भारत यूएस के बाद उनका दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ चैट जीपीटी के उपयोगकर्ता तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल में भारत में चैट जीपीटी के उपयोगकर्ता 4 गुना बढ़े हैं, जिसमें छात्र समुदाय का बड़ा योगदान है। कंपनी ने स्थानीय टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के समर्थन से एआई को देश के साथ मिलकर विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है। ओपन एआई आगामी महीनों में शिक्षा शिखर सम्मेलन और डेवलपर डे भी आयोजन करेगा, ताकि स्थानीय डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और संस्थानों को एआई के क्षेत्र में सहयोग और विकास मिल सके। इस पहल से भारत में एआई टेक्नोलॉजी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और यह देश को एआई क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाएगा।
सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति और एआई अपनाने की क्षमता दुनिया में अद्वितीय है। ओपन एआई के इस कदम से भारत की डिजिटल विकास यात्रा को और गति मिलेगी। हालांकि इस क्षेत्र में गूगल, मेटा और विभिन्न स्टार्टअप से कड़ा मुकाबला भी बन रहा है। ओपन एआई का यह नया कार्यालय और स्थानीय टीम भारत में एआई तकनीक को विकसित करने, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार समाधान बनाने और डिजिटल भारत के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह भारत के लिए एआई के क्षेत्र में एक बड़ा और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। यह खबर आईटी और टेक्नोलॉजी जगत में उत्साह और उम्मीद लेकर आई है, जो आने वाले दिनों में देश के तकनीकी भविष्य को नई दिशा देगी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे को सरकारी फंड के कथित दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को उन्हें कोलंबो में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने हिरासत में लिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोप है कि सितंबर 2023 में राष्ट्रपति रहते हुए विक्रमसिंघे ने सरकारी पैसे का इस्तेमाल ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय में अपनी पत्नी के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए किया था। यह यात्रा तब हुई जब वह हवाना, क्यूबा में G77 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन में रुके थे। पुलिस का कहना है कि वह यात्रा व्यक्तिगत थी, लेकिन इसके खर्च के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें यात्रा, सुरक्षा बलों की तैनाती आदि शामिल हैं। विक्रमसिंघे ने इस आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उनकी पत्नी ने अपनी यात्रा का खर्च स्वयं उठाया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका को स्वास्थ्य संबंधी बहस के बावजूद खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने उन्हें 26 अगस्त तक के लिए रिमांड में भेज दिया है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार है जब किसी पूर्व कार्यकारी राष्ट्रपति को सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि विक्रमसिंघे जुलाई 2022 में राष्ट्रपति बने थे, तब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। सितंबर 2024 में वे चुनाव हार गए थे। वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत यह पहली गंभीर कार्रवाई मानी जा रही है। श्रीलंका के कानूनी और राजनीतिक हलकों में इस मामले की व्यापक चर्चा हो रही है और देश विदेश में इस गिरफ्तारी को श्रीलंका की राजनीति में ऐतिहासिक घटना बताया जा रहा है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की तलाक की अफवाहों ने काफी चर्चा बटोरी है। कहा गया है कि सुनीता ने कानूनी कदम उठाकर गोविंदा से तलाक के लिए आवेदन दिया है, जिसमें क्रूरता के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, यह दंपति 38 साल से शादीशुदा है और इन वर्षों में उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आना सामान्य है। गोविंदा के करीबी पारिवारिक दोस्त ने इन अफवाहों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा है कि ये सभी बातें पुरानी और बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि हर दंपति के बीच झगड़े होते हैं, पर गोविंदा कभी सुनीता को छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। उनका कहना है कि सुनीता गोविंदा के लिए एक ऐसी साथी हैं जो उन्हें संभालती हैं और उनका मूड नियंत्रित करती हैं। गोविंदा के वकील ने भी कहा है कि तलाक के कोई केस नहीं है और सब मामले समाधान की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने मीडिया को पुरानी बातें न उठाने की नसीहत दी। परिवार के सूत्रों ने बताया कि ये दोनों इस गणेश चतुर्थी एक साथ अपने घर में त्योहार मनाएंगे, जिससे स्पष्ट होता है कि तलाक की अफवाहें गलत हैं। सुनीता ने पहले भी अपने वीडियो ब्लॉग में कहा था कि उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके परिवार और करीबी लोगों का कहना है कि ये दोनों साथ रहेंगे और एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे। तो गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों को पूरी तरह से नकार दिया गया है। यह केवल अफवाहें हैं और दोनों के बीच अभी कोई तलाक या अलगाव की खबर नहीं है। आज हम आपको ले चल रहे हैं 90 के दशक के उस ऐतिहासिक तमिल फिल्म की ओर, जिसने एक अभिनेता को कैप्टन की पहचान दिलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजयकांत की 100वीं फिल्म कैप्टन प्रभाकरन की। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी और समीक्षा विस्तार से। इस फिल्म की री रिलीज 4K में अभी हुई है। साल 1991 में निर्देशक R.K. सेलोमनी लेकर आए थे यह फिल्म, जिसमें विजयकांत, रामकृष्णन और मंसूर अली खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का संगीत था महान संगीतकार इलैयाराजा का और यही फिल्म बाद में विजयकांत के नाम के आगे स्थायी रूप से कैप्टन जोड़ गई। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। फिल्म की पृष्ठभूमि है घने जंगल। यहाँ तस्करों का राज है, अवैध खनन, लकड़ी की चोरी और अपराध का जाल फैला हुआ है। इसी बीच प्रवेश करते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर कैप्टन प्रभाकरन, जिनका मकसद है जंगल और वहाँ के जानवरों को बचाना। उससे आगे खलनायक का आतंक। मुख्य खलनायक है रामदास, जिसे निभाया मंसूर अली खान ने है। वह जंगल को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानता है। उसके गिरोह में ताकत है,
वह राजनीति का सहारा लेता है और पुलिस भी उसके सामने बेबस दिखती है। कैप्टन प्रभाकरन अपने सख्त अंदाज और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। वह संघर्ष करते हुए रामदास के आदमियों को पकड़ते हैं, उनके काले कारनामों को उजागर करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें साजिशों का सामना करना पड़ता है। कभी सिस्टम उन्हें रोकता है तो कभी विलेन उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। फिल्म में बहुत ही एक्शन और रोमांच है। फिल्म में दर्शकों को जोरदार एक्शन सीन देखने को मिले। सबसे चर्चित दृश्य में हेलीकॉप्टर सीन है, जिसमें विजयकांत ने बिना डुप्लीकेट का इस्तेमाल किए खुद स्टंट किया। यही सीक्वेंस बाद में तमिल सिनेमा की चर्चा का विषय बन गया। क्लाइमैक्स यानी अंत में होता है निर्णायक मुकाबला। कैप्टन प्रभाकरन अकेले भिड़ते हैं पूरी गैंग से। भारी गोलीबारी, मारधार और संघर्ष के बाद वे रामदास को पकड़ने में सफल होते हैं। जंगल बच जाता है और संदेश यही मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। विजयकांत ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। मंसूर अली खान खलनायक के रूप में यादगार साबित हुए। रम्या कृष्णन का रोल छोटा लेकिन प्रभावशाली रहा। इलैया राजा के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक ने फिल्म को नई ऊंचाइयां दी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। तमिल सिनेमा ने विजयकांत को कैप्टन कहना शुरू कर दिया और यह उपाधि आज भी उनके नाम से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि 2025 में इसे फिर से 4K क्वालिटी में रिलीज किया गया और दर्शकों ने एक बार फिर इसे भरपूर प्यार दिया। तो दर्शकों, कैप्टन प्रभाकरन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा मील का पत्थर है जिसने तमिल सिनेमा में ईमानदार नायक की परिभाषा गढ़ दी। यह फिल्म आज भी याद दिलाती है कि जब तक समाज में ऐसे कैप्टन मौजूद हैं, अपराध और भ्रष्टाचार को कभी जीत नहीं मिलेगी।